शेख फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि जब मुसाफिर छठी वादी में पहुंचते हैं तो वो वहदत गुम हो जाती है जो इससे पिछले मरहले में एक ख्वाब की तरह नमूदार हुई थी। इसलिए अत्तार ने इसे वादी हैरत का नाम दिया है। जैसा कि हम गुज़िश्ता सीरीज की एक किस्त में देख चुके हैं, हमारी कौम ने कुछ ही अरसे पहले इस मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। अब हम अत्तार की फराहम की हुई रोशनी में उस मुसन्निफ को देखेंगे जो हमारी तारीख के उस मरहले में सबसे ज्यादा मकबूल रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मशवरा है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखिए। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के अपने बयान के मुताबिक उन पर शेख फरीदुद्दीन अत्तार का इतना गहरा असर है कि उनकी तकरीबन तमाम तहरीरों में ये असर देखा जा सकता है। उनके नावल बहाओ के पहले मंजर में एक परिंदे की परवाज इस तरह बयान की गई है कि उसने फिर नीचे देखा, खुश्क और डूबती आंखों के सामने बेअंत जर्रे चमके और फिर उसे हर हर जर्रे में अपनी शक्ल और अपना महांदरा दिखाई देने लगा। वहां उतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, और जो होंगे वो भी, सब उसके हम शक्ल, उस जैसे उसकी उड़ीक में। हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं, उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और हर परिंदे ने यही कहा कि इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। सो उसने अपने परों को हरकत में रखा कि उसके पास कोई जवाब न था सिवाय इसके कि वो जिंदा रहना चाहता था। हम देख सकते हैं कि इस परिंदे के तखय्युल में तमाम परिंदों की वहदत का वो तस्वुर मौजूद है जिसे अत्तार ने सीमुर्ग की सूरत में पेश किया था। अलबत्ता इस मंजर में और अत्तार की कहानी के सीमुर्ग वाले मंजर में ये फर्क भी है कि यहाँ परिंदा अपना रास्ता भूल चुका है। उसे ये मालूम नहीं है कि जो वहदत दिखाई दे रही है वो हकीकत है या महज एक शराब है, और वो महसूस करता है कि इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है। अत्तार ने छठी वादी के मुसाफिर की बिल्कुल यही कैफियत बयान की है। उनके अल्फाज में, हैरान मुसाफिर यहाँ पहुंचता है तो हैरत में पड़कर रास्ता भूल जाता है। सारी तौहीद जो रूह पर लिखी गई अब गुम हुई और वो आप भी। अगर उससे पूछा जाए तुम नशे में हो या नहीं हो, जिंदा हो या नहीं हो, बीच में हो, बीच से निकले हुए हो, किनारे पर हो, अंदर हो या बाहर हो, फानी हो, बाकी हो या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो, तुम हो या तुम भी नहीं हो, जवाब देगा सच ये है कि मैं नहीं जानता क्या हूं, न ये कि मैं नहीं जानता क्या है। आशिक जरूर हूं मगर नहीं जानता कि किस पर हूं, ना मुसलमान हूं ना काफिर हूं, तो फिर मैं क्या हूं। मगर अपने इश्क की मुझे खबर नहीं, मेरा दिल इश्क से लबरेज भी है और खाली भी है। ये कैफियत जिसे अत्तार ने हैरत का नाम दिया है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफरनामों में भी नुमायां है। वहां ये उस मखसूस माहौल को जन्म देती है जो उन सफरनामों की पहचान बन चुका है। उनके सफरनामे नांगा पर्वत का उन्वान जिस पहाड़ के नाम पर है, सफरनामे में उसका तारुफ इस तरह करवाया जाता है कि हवाई जहाज उसके करीब बुलंदी पर परवाज कर रहा है और उसी लम्हे शायद ये आवाज और लफ्ज के नांगा पर्वत के पास जाने का मेरा कोई इरादा नहीं, नीचे हुए, जहाज से नीचे गए, नांगा पर्वत तक पहुंचे और फिर उधर एक और सरगोशी और सरसराहट फैली जो कहती थी कि तुम आओगे।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستنصر حسین تارڑ کی تحریروں میں دوسری وادیوں کی کیفیات موجود نہیں ہیں جن کا ذکر عطار نے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سیریز میں جن مصنفوں کا تعارف کروایا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کی تحریر میں تمام وادیوں کی کیفیات کسی نہ کسی طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر مصنف کی تحریر میں اس مرحلے کی کیفیت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جس مرحلے کی مکمل نمائندگی قوم کی تقدیر نے اس مصنف کے سپرد کی تھی۔ چھٹے مرحلے کی نمائندگی مستنصر حسین تارڑ کرتے ہیں۔ عطار کے مطابق اس مرحلے کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ یہاں مسافر اپنا راستہ گم کر چکے ہوتے ہیں، اپنی منزل بھول چکے ہوتے ہیں اور اپنے مقصد سے بے خبر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس مخصوص مرحلے میں پہنچ کر اپنی منزل کو عارضی طور پر بھول جانا اسی منزل کو اگلے ہی مرحلے میں حاصل کر لینے کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے، یہ ہم ایک اور سیریز میں دیکھیں گے جو تعلیم و تدریس کے بارے میں ہوگی۔ بہر صورت اس چیلنج کا حل عطار نے یہ تجویز کیا ہے کہ اس اذیت سے گھبرا کر کوئی نیا راستہ، کوئی نئی منزل یا کوئی نیا مقصد قبول نہ کر لیا جائے۔ مستنصر حسین تارڑ کی تحریروں میں یہ پیغام اس طرح نمودار ہوتا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی بنیادوں سے قطع نظر بھی پاکستان سے مکمل وفاداری اور غیر مشروط محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں پاکستان کو اس کے قدرتی حسن کی وجہ سے جنت قرار دیا ہے، اور ہمارا مسئلہ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم جنت میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک کردار پاکستان کی سیر کرنے کو پاکستان سے محبت کرنا کہتا ہے، اور اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہے کہ محبت کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ محبوب کا ناک نقشہ کیسا ہے تو پھر آپ اس سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ تو جناب، میں تو پاکستان کو جاننے کے لیے، اس کا ناک نقشہ دیکھنے کے لیے سفر کرتا ہوں۔